आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिदम्स है। और अगर सर्चिंग एल्गोरिदम्स की बात करें तो बहुत सारे सर्चिंग एल्गोरिदम जो है वो आम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आज जो हम पर्टिकुलर यूज़ करेंगे सर्चिंग एल्गोरिदम वो बेसिकली हमारा डेप्थ फर्स्ट सर्च और जो है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होगा, हम इसको यूज़ करेंगे। अगर हम सर्च क्यों करते हैं, अगर आप स्लाइड नंबर 2 पे देखें तो वहाँ पे बेसिकली इसी का जिक्र किया जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस में सर्चिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हमें सर्चिंग बहुत सारी जगहों पे करनी पड़ती है। इनके ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस स्पेशली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सर्चिंग। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर इसके देता हूँ, हम लोग अभी पिछले लेक्चर में एक बात कर रहे थे कि चेस खेली जाती है। अब अगर आपने एक मूव लेनी है तो वो आप मूव किस तरीके से लें कि आप अपने गोल को अचीव कर लें। अब आपका गोल चेस में क्या होता है जी कि अगले को हरा देना, उसके बादशाह को जो है वो मात देनी, ये उसमें हमारा गोल होता है। तो हम किस तरह की मूव लें, अब हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन को हम सर्च करेंगे कि हम अपने गोल के कितने करीब जा रहे हैं। तो बेसिकली चेस में भी सर्चिंग की जा रही होती है। आप बात कर लेते हैं जी ऑटोमोटिव कार्स की, जो विदाउट ड्राइवर्स हमारे कार होती है, इसमें भी सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ किए जा रहे होते हैं। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा डेप्थ ये इसका सेल्स मैन प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट सेल्स मैन प्रॉब्लम। अब वो बेसिकली क्या है कि हम कहने के तो वो सेल्समैन की बात कर रहे होते हैं कि वो शॉर्टेस्ट पाथ अपना ढूंढे, लेकिन एक्चुअली हम वो नेटवर्क का इशू सॉल्व कर रहे होते हैं कि नेटवर्क में अगर हम डाटा ट्रेवल कर रहे हैं तो वो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ए से लेके हम कहते हैं कि हमारे पास जी तक ऑप्शंस हैं। तो हम किस पाथ के थ्रू अपना डाटा ट्रेवल करें कि हमारे लिए वो छोटा सा छोटे जो है वो पाथ हो जाए, हमारा डाटा वो जल्दी ट्रेवल कर ले। तो बेसिकली ये भी सर्चिंग प्रॉब्लम है कि उन ए से जी तक उनमें से किस पाथ को जो है हम लोगों को जो है वो फॉलो करना। तो ये सब की सब हमारे लिए सर्चिंग की प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे न्यू आइडिया सर्चिंग में आए दिन आते रहते हैं। बहुत सारे नए डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू उसको जो है वो यूज़ करने की कोशिश की जाती है। तो आए इसमें काफ़ी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी हुई है और स्टिल ये अभी कंटिन्यू है। इसमें बहुत सारे लोग अभी भी काम करते हैं और इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। जब सर्चिस को यूज़ नहीं किया जाता था तो आप बिलीव करें कि हमारे जो सर्च इंजन्स हैं ये तकरीबन 10-10 मिनट तक टाइम ले लेते होते थे अपना डाटा सर्च करने के लिए। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं, अगर आप कभी गूगल पर जाएं और कुछ चीज़ सर्च करें तो आप देखें सर्चिंग का जो टाइम होता है वो लेस देन 1 सेकंड होता है। 0.3, 0.1, 0.4 इस तरह का टाइम आता है जब वो पूरी की पूरी आपकी क्यूरी को सर्च करके ले आता है। अब इसके अगेंस्ट अगर आप डाटा देखें तो डाटा कितने हैं? आखिर गूगल जो है आपकी क्यूरी को दुनिया में मौजूद बेतहाशा वेबसाइट्स जो हैं उनमें से ढूंढ रहा होता है आपकी क्यूरी को, और उसके रेलिवेंट फिर शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा होता है। एक मीन के मिलियन ऑफ बिलियंस डाटा जो है वो वहाँ पे मौजूद होता है और उसमें से वो आपकी क्यूरी को सर्च कर रहा है। और टाइम कितना ले रहा है? लेस देन 1 सेकंड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्चिंग टेक्निक अब इतनी बेहतर हो गई है। सर्चिंग टेक्निक हमें जो है वो इस लेवल तक ले गई है कि अब हमारी सर्च जो है वो पहले से जो है वो कई जो है वो बहुत थोड़ी जो है टाइम पे हमारे लिए वो काम कर देती है। अब अगर मैं अगली स्लाइड पे देखूं तो हम लोगों ने लिखा हुआ है ट्रीज वर क्रिएटेड टू स्टोर डाटा। हम अमूमी तौर पर डाटा स्टोर करने के लिए ट्री बनाते हैं। आप लोगों ने भी डाटा स्ट्रक्चर में ट्री स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं ट्री की, और उसमें जो है ट्री बेसिकली ग्राफ की ही फॉर्म होती है। तो ग्राफ क्या होते हैं, मैं जो आप लोग लास्ट क्लास डाटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि ग्राफ बेसिकली कॉम्बिनेशन है वर्टेक्स और एजेस का। ट्री भी एक किस्म का ग्राफ ही होता है। तो अब हम मुख्तलिफ टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जो है वो अपनी जो है वो ग्राफ में से चीज़ों को सर्च करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आज जो हम लोगों ने टेक्निक पढ़नी है वो बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट सर्च है जी। अब अगर हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे जाते हैं जो स्लाइड नंबर 4 है, तो वहाँ पे देखें कि ट्री बना हुआ आ रहा है। तो अभी जो आपको इस वक्त एग्जांपल दी जा रही है वो बहुत ही जो है वो सादा एग्जांपल दी जा रही है।
ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ब्रेथ फर्स्ट जो है वो सर्च क्या होती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लिखा गया है, बी बेसिकली क्या है, ब्रेथ के लिए यूज होता है, और डी किसके लिए यूज होता है, डेप्थ के लिए यूज होता है। ये दो अलग-अलग टेक्निक्स हैं। एक चीज़ और जो मैं इनको इस सर्चिंग टेक्निक को जो है वो पढ़ाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे पास सर्चिंग की मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स हैं। तो हम उसको ब्रॉडली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा जी, ये स्लाइड में मेंशन नहीं है चीज़, तो आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। हम बुनियादी तौर पर दो तरह की सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं ब्लाइंड सर्च और दूसरे को कहते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च। मैं रिपीट कर रहा हूँ जी अपनी बात को। सर्चिंग टेक्निक को हम दो मेन कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक का नाम है ब्लाइंड सर्च, दूसरी टेक्निक का नाम है ह्यूरिस्टिक सर्च। अच्छा, इन दोनों टेक्निक्स के एक एक नाम और भी हैं। ब्लाइंड सर्च का दूसरा नाम है अनइन्फॉर्म्ड सर्च। ठीक है, अब अगर आप दोनों का मतलब देखें तो सेम है, ब्लाइंड और अनइन्फॉर्म्ड दोनों का एक ही मतलब जो है वो समझ में आता है। तो इसलिए ब्लाइंड सर्च का दूसरा नाम है अनइन्फॉर्म्ड सर्च, और ह्यूरिस्टिक सर्च का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च। ठीक है जी, तो मैं दोबारा शुरू से बात को रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये कहा जी कि सर्चिंग टेक्निक्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। उनमें से एक कैटेगरी को हम कहते हैं ब्लाइंड सर्च और दूसरे को हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च। ब्लाइंड सर्च का जो दूसरा नाम है वो है अनइन्फॉर्म्ड सर्च, ह्यूरिस्टिक सर्च का दूसरा नाम है इन्फॉर्म्ड सर्च। अब हमारी कौन कौन सी टेक्निक जो है वो ब्लाइंड सर्च में आती है और कौन सी टेक्निक जो है वो ह्यूरिस्टिक सर्च में आती है, ये भी मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, आप इसको थोड़ा साथ साथ लिखते जाइएगा जी, इसको BFS भी लिखा जाता है। तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है ये हमारी अनइन्फॉर्म्ड सर्च है। इसके अलावा डेप्थ फर्स्ट सर्च जो आज हमारी दूसरी टेक्निक है, ये भी अनइन्फॉर्म्ड सर्च है। इसके अलावा बाय डायरेक्शनल जो हमारी एक सर्च टेक्निक है, ये वाली भी हमारी जो है वो ब्लाइंड सर्च टेक्निक होती है। आइट्रेटिव जो एक हमारी सर्चिंग टेक्निक है, आइट्रेटिव सर्च, ये भी हमारे पास जो है वो अनइन्फॉर्म्ड सर्च में आती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक सर्च की, तो एक सर्चिंग टेक्निक है जिसका नाम है बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट मतलब बेहतरीन, इसलिए जब कभी भी हम BFS लिखते हैं तो उसका मतलब ब्रेथ होता है, कभी भी बेस्ट उसका कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये आप लोग एहतियात आप लोग भी रखिएगा। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्च है। एक और सर्चिंग टेक्निक है जिसको हम कहते हैं A*, ये बेसिक एक्सटेंडेड फॉर्म है बेस्ट की। तो ये भी हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्च की टेक्निक्स में से है। मैं इसे ह्यूरिस्टिक सर्च भी कह सकता हूँ A* को। इसके अलावा हमारे पास एक है ग्रीडी सर्च होती है। एक हमारा और एल्गोरिदम जो हम लोगों ने पढ़ना है इस कोर्स में, उसे हम कहते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम। ये भी हमारे पास जो है वो इन्फॉर्म्ड सर्च में आता है। तो ये जो सर्चिंग टेक्निक्स में अभी नाम ले रहा था, ये इस तरीके से इन दो कैटेगरीज में जो है वो फॉल करती हैं। अब अगर मैं स्लाइड पे बात करूं, जो स्लाइड नंबर 4 पे अभी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस आज कर रहे हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च को, जो कि अभी हमने पढ़ा है कि हमारे पास अनइन्फॉर्म्ड सर्च है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है कि हमें बेसिकली पता नहीं होता, उसके बारे में इल्म नहीं होता। अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हम ब्लाइंडली मूव कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च है। लेकिन इसके बरक्स जब हम इन्फॉर्म्ड सर्च की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें पता होता है कि हम लोगों ने सर्च क्या करना है, वहाँ पे हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ों का इल्म होता है। इसकी जब हम प्रैक्टिकल एक दो एग्जांपल्स आगे चल के पढ़ेंगे तो ये मज़ीद आपको क्लियर भी होता जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक के लिए इतनी मैं बात करता हूँ कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हमें क्लियर नहीं होता और इन्फॉर्म्ड सर्च में हमें क्लियर होता है अपने टारगेट के हवाले से, तो इसलिए हम इसे उसी बिहाफ पे हम लोग जो है इन सर्चेस का नाम लेते हैं। अब इस स्लाइड पे जो अगर आप देखें तो एक ट्री बना हुआ आ रहा है। अब ट्री में बात बड़ी सादा सी हो जाती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है ये बेसिकली जो ट्री की ट्रावर्सिंग एक है, जिसमें हम कहते हैं इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग, नहीं सॉरी इन ऑर्डर नहीं, ये होती है प्री ऑर्डर ट्रावर्सिंग। इसकी मूवमेंट बिल्कुल उस तरीके से होती है।
नहीं, ब्रेथ में नहीं होती वो, सॉरी, डेप्थ में होती है। ब्रेथ में तो वो ब्रेथली मूव करता है। तो ब्रेथ सर्च में क्या होता है जी, आप ब्रेथ में चलते हैं। ब्रेथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। अगर आप स्लाइड नंबर 5 पे अब आप जाएं तो देखिए हम लोगों ने किधर चले गए, अपनी नोड नंबर 2 पे चले गए। पहले हम कहाँ पे थे, नोड नंबर 1 पे थे। अब ब्रेथ है, ब्रेथ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। तो इसका मतलब है कि हम अब 2 के बाद जो अगली नोड सर्चिंग के लिए जाएंगे वो नोड नंबर जो है वो 3 होगी। और इसके बाद जब हम अगली नोड पे सर्चिंग के लिए जाएंगे तो वो हमारी नोड नंबर 4 होगी। अब देखें हमने ब्रेथ का, ठीक है, हमने ब्रेथ का, इस सर्च का दूसरा जो नाम है उसे हम कहते हैं लेवल सर्च भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्री का हर लेवल को सर्च किया जा रहा है। अब आप देखें जो हमारा 1 नोड थी वो लेवल 0 पे थी, और हमारी जो 2, 3, 4 नोड है ये लेवल 1 पर है। ट्री के लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो ये लेवल वाइज सर्च कर रहा होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लेवल वाइज जो है वो सर्च कर रहे होते हैं। अब चूंकि ये वाला लेवल पूरा हो गया तो अब हम अगले लेवल पे मूव करेंगे। अब अगला लेवल जो अगर हम देखें तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली 4 के बाद अगर हम लोग अगली स्लाइड पे जाएंगे तो वो हमारी कौन सी स्लाइड होगी, 5, जो हमारी वो नोड जो 5 होगी, जैसे कि स्लाइड नंबर 8 पे मेंशन है। अब इसके बाद अगर हम मूव करेंगे तो 6 पे जाएंगे, उसके बाद हम सो ऑन इसी तरीके से 7, 8, 9, 10 ब्रेथ की सूरत में जो है वो हम लोग मूव करते जा रहे होते हैं। अब चूंकि ब्रेथ में मूव कर रहे हैं इसीलिए इस सर्च का नाम जो है वो ब्रेथ रखा जाता है। अब मैं अगर कहता हूँ आप लोगों को 9 फाइंड करना है तो ऑब्वियसली हमें हर एक लेवल वाइज सर्च करते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं कि हमारे पास 9 जो है वो कहाँ पर आता है। तो ये एक टेक्निक थी जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च टेक्निक है। इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज भी हैं। अब जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्लाइड नंबर 10 पे लिखी गई है वो बेसिकली वर्स्ट केस परफॉर्मेंस लिखी गई है कि वर्स्ट केस परफॉर्मेंस अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं तो वो बिग ओ बी की पावर डी बेसिकली लिखा गया है। और बी बेसिकली आप यहाँ पर कह लें कि उसकी ब्रेथ है कि वो कितनी है, और डेप्थ का मतलब उसकी नंबर ऑफ जो है वो कितनी जो है वो उसकी बनती हैं। तो या बी से मतलब सॉरी यहाँ पर आपका वो जो है ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। और उसकी अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी यही है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ हम लोग जो है वो एल्गोरिथम एनालिसिस में पढ़ते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं। तो इसलिए मैं अब इसको ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ कि बिग ओ का मतलब क्या है। ये आप लोग जो है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके होंगे। डाटा स्ट्रक्चर में भी हम इस चीज़ को पढ़ाते हैं और एल्गोरिथम एनालिसिस में भी इस चीज़ को पढ़ाते हैं। ये जो चीज़ एक चीज़ जो थर्ड पॉइंट पे इस पे मेंशन की गई है वो बेसिकली ये की गई है कि अमूमी तौर पर जब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें ट्री स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है हमें एक और स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, और वो हम यूज़ करते हैं जी क्यू का। ठीक है, हमारे पास दो मशहूर डाटा स्ट्रक्चर हैं, एक स्टैक का और एक क्यू का। तो क्यू डाटा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त इसके ट्री भी बना लेते हैं। अगर वो ट्री बनाए तो उसे हम फिर जो है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्री का नाम देते हैं। और वरना अमूमी तौर पर ये ग्राफ होता है और ग्राफ में जो है वो सर्चिंग टेक्निक जो है वो अप्लाई की जा रही होती है। ट्री और ग्राफ में मैं पहले भी फ़र्क बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। जो आपका ग्राफ होता है इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। आप इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो है वो इसमें अमूमी तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वो पता ही नहीं चल रहा होता कि पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है। लेकिन ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो होता है इसमें हमें क्लियरली पता होता है कि कौन पेरेंट है और कौन जो है वो चाइल्ड है। सेकेंडली यहाँ पर रूट नोड नहीं होती, ग्राफ में रूट नोड नहीं होती है। आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है, आप उसको फिर रूट नोड अज्यूम करके चलते हैं, जबकि ट्री में रूट नोड फिक्स होती है कि ये हमारी जो है वो रूट नोड है और वहीं से फिर आप लोगों ने जो वो ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करनी होती है। बाकी जो दोनों में चीज़ें सेम है कि दोनों में जो है वो वर्टिक्स होती है और एजिस होते हैं। वर्टिक्स से मतलब आपके जो नोड होती है उसको वर्टिक्स कहा जाता है। एजिस से मतलब जो लाइनें लगी होती हैं दो नोड्स के दरमियान उनको एज कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास ये बनता है। तो मैं भी बात ये कर रहा था कि ग्राफ में बेसिकली सर्च किया जा रहा होता है, और अगर ग्राफ को सर्च करते करते आप साथ ट्री भी बना लें, जैसे कि अभी आप लोगों ने एग्जांपल में देखा, जो अभी हमने एग्जांपल की तो इसमें ट्री बना लिया था, तो इसे फिर हम कहते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च ट्री, क्योंकि ये उसके ट्री जो वो बना लिया था हम लोगों ने।
एक और एग्जांपल अगर आप स्लाइड नंबर 11 पे देखें, तो अब ये ग्राफ में बात की जा रही है। तो एक्चुअली अगर हम रियल लाइफ में बात करते हैं तो हम लोगों ने ग्राफ में सर्च करना होता है, वहाँ पे हमें ट्री इतनी आसानी से बना बनाया नहीं मिलता, अमूमी तौर पर नहीं मिलता, ज़्यादातर हमें जो है वो ग्राफ में काम करना पड़ता है। अब अगर मैं इसी की बात करता हूँ तो हमें जो है वो मैं आपको ये ए से हम लोग कहते हैं हम लोगों ने स्टार्ट करना है। अगर ए से स्टार्ट करना है तो उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएं? क्या हम बी पे जाएं, क्या हम सी पे जाएं या डी पे जाएं, क्योंकि तीनों एरोस यहाँ पे हैं। तो ये बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ है। ग्राफ की दो किस्में होती हैं जी, एक अनडायरेक्टेड और एक डायरेक्टेड। डायरेक्टेड ग्राफ वो होता है जिसमें डायरेक्शन दी जाती है, जैसे यहाँ पे अगर आप इस में देखें तो एरोस बने हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। और अगर ये एरोस ना बने होते, सिंपल वैसे ही कनेक्शन आपस में बनाए गए होते हैं, तो फिर हम उसे कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम दोनों साइड्स पे मूव कर सकते हैं। मैं मिसाल कुछ यूं देना चाहूंगा कि हम लोग कहते हैं कि ए और सी के दरमियान जो है वो इस वक्त सिंपल एक कनेक्शन मौजूद था और डायरेक्शन मौजूद नहीं थी। तो इसका मतलब है कि मैं ए से सी की तरफ और सी से ए की तरफ दोनों साइड पे जो है वो मैं ट्रेवल कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त जो आपकी एग्जांपल दी गई है, अगर आप इसमें देखें तो ए और सी के दरमियान जो कनेक्शन है उसमें एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। तो आप ए से सी की तरफ तो जा सकते हैं, लेकिन सी से ए की तरफ वापस नहीं आ सकते। आप इसे कह सकते हैं कि ये एक डेड एंड है। इस डेड एंड से आप आगे कहीं भी नहीं जा सकते, आप वहां पे स्टक हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च अगर हमने अप्लाई करनी है तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम लोग कहते हैं ए से स्टार्ट करते हैं। स्लाइड नंबर अगर 12 पे देखें तो ए से स्टार्ट करके हम कहाँ पे जा सकते हैं? बी, सी और डी तीनों पे जा सकते हैं। और अगर हम मजीद इसका जो वो सर्कल इन्हांस करते हैं, जैसे कि स्लाइड नंबर 14 पे अगर आप देखें तो हमने इसका सर्कल क्या किया, इन्हांस किया। अब इन्हांस करेंगे तो इसका मतलब है कि जो बाकी उसकी नोड्स रह गई थी हम वहां पे भी जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ रहे थे ब्रेथ फर्स्ट सर्च को, अगर उसी लिहाज से अब हम इसको अगर देखने की कोशिश करें तो स्लाइड नंबर 15 पे देखें, आपको एक और ग्राफ दिया गया और इसमें भी अगर आप देखें तो हम कहते हैं ए से ही स्टार्ट करते हैं। अब ए से स्टार्ट करके मैं सी की तरफ भी जा सकता हूँ, डी की तरफ भी जा सकता हूँ। तो मैंने भी जैसे बात की थी कि हमारे पास क्यू जो है, क्यू डाटा स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी ब्रेथ फर्स्ट सर्च का इस्तेमाल करना होता है। तो हम लोग ए से अगर स्टार्ट करते हैं तो हम क्यू में सबसे पहले क्या लेंगे, ए लेके आएंगे। अगर स्लाइड नंबर आप 16 पे जाएं तो हमारे क्यू में क्या चलेगा, ए चलेगा। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं और उन टर्मिनोलॉजी में से एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं विजिटेड और दूसरे का टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है मार्क्ड। ठीक है जी, मैं दोनों टर्मिनोलॉजी के नाम दोबारा बता देता हूँ। एक टर्मिनोलॉजी का नाम है विजिटेड और दूसरे का नाम है मार्क्ड। विजिटेड का मतलब क्या होता है, जिसको आप लोगों ने विजिट कर लिया होता है। ठीक है, और जब आप उसको विजिट कर लेते हैं तो आप उस पर एक निशानी लगा देते हैं कि मैं इसको विजिट कर चुका हूँ, दोबारा इस साइड पे नहीं आना, तो उसे फिर हम कहते हैं मार्क कर देना। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं ए पे थे। ए से अगर हम लोग स्लाइड नंबर 17 पे देखें तो ए को देखो कलर चेंज किया गया, इसका मतलब क्या किया गया, उसको मार्क कर लिया। और वो हमारे पास मार्क करने का मतलब क्या है, इसको विजिट कर लिया, अब इसको दोबारा विजिट हम लोगों ने जो है वो नहीं करना है। अब हम सी पे चले जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन सी, हम डी पे भी जा सकते थे, दोनों साइड पे जाया जा सकता है। अगर आप सी पे जाएं या डी पे जाएं, दोनों में कोई गलती नहीं है, आप इन दोनों नोड्स में से किसी भी नोड पे जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। 18 पे अगर हम देखते हैं दोबारा तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने ए को चूंकि मार्क करके हम लोग किधर चले गए, सी पे चले गए थे। तो मैं जैसे भी बात भी कर रहा था, सी और डी में से आप किसी जगह पे भी जा सकते थे, तो कोई हर्ज नहीं था, हम लोग सी पे गए और सी को देखें, साथ ही हम लोगों ने साइड पे क्यू में भी उसको जो है वो साथ ही स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्यू पे, अब क्यू हमारा बेसिकली रिकॉर्ड रखता है कि हम लोगों ने जो है वो किसको जो है वो विजिट किया है, ताकि उसकी ब्रेथ को भी विजिट किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए क्यू में जो है वो उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं। अब सी पे चूंकि चले गए और इसके बाद हम लोग अब चूंकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो बाकी ऑप्शंस हमारे पास आती हैं अब हम उसको भी विजिट करेंगे। जैसे कि स्लाइड नंबर 19 पे देखें तो हम लोगों ने डी को भी जो है वो क्या किया, क्यू में डाल दिया। तो हमने डी भी विजिट किया, हम लोगों ने सी भी कर लिया, डी भी कर लिया, लेकिन अभी देखिए मार्क नहीं किया। ठीक है, अब अगर हम बात करें सी और डी, अब इनमें से फर्दर हमने किसको एक्सप्लोर करना है, सी को करना है या डी को करना है? तो इसका आंसर मौजूद है हमारे डाटा स्ट्रक्चर क्यू में।
क्यू में हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। अब हमारे पास क्यू में देखें, हमारे पास सी और डी दोनों मौजूद है, और क्यू में पहले कौन आया, सी आया, तो इसका मतलब है कि हम लोग सी को जो है वो फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो सी को अगर एक्सप्लोर करने की बात करते हैं तो हम लोगों ने सी को मार्क किया और फर्दर जो है वो आगे मूव करके तो हम किधर चले गए, ई पे चले गए। जैसे स्लाइड नंबर आप 21 पे देखें, हम लोग जो है वो ई पे मूव कर गए, और ई पे जब हम लोगों ने विजिट किया तो उसके साथ साथ हम लोगों ने जो है उसको अपनी क्यू में भी जो है वो स्टोर कर लिया। अब क्यू में क्यों स्टोर कर लिया, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए हमें पता हो कि हम लोगों ने किसको विजिट किया था, उसको एक्सप्लोर करना है। तो अब हम लोग कहाँ पर आ गए हैं जी, अपनी क्यू में अगर हम देखें तो डी को इस वक्त हम लोग फर्दर लेके चलेंगे। डी को क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि पहले वो है। अगर हम पुरानी हायरार्की भी देखें तो सबसे पहले सी में गए थे, सी के बाद हम डी में गए थे, उसके बाद ई पे गए। अगर सी को हम लोगों ने मार्क कर लिया तो मतलब है कि डी की बारी, और हमारा क्यू डाटा स्ट्रक्चर भी अब हमें यही बता रहा है कि हम लोगों ने डी को फर्दर एक्सप्लोर करना है। लेकिन अब कोई भी और फर्दर मूव नहीं है। आप डी को अगर एक्सप्लोर करने जाएं तो डी के फर्दर आगे कोई भी और नोड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने डी को मार्क किया और क्यू में दोबारा देखा कि अब हमने किसको एक्सप्लोर करना है। तो क्यू में अब हमारे पास क्या मौजूद है, ई मौजूद है। तो अब ई को हम लोगों ने फर्दर देखा कि ई में से कोई एक था जिसपे हम जा सकते थे, वो भी कोई नहीं था। तो इसका मतलब है हम लोगों ने ई को भी मार्क किया और साथ ही हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी हो गई। अब इस पूरी एग्जाम्पल में अगर आप एक चीज नोट करें तो बी को विजिट ही नहीं किया गया, ना बी को विजिट किया गया है, ना बी को मार्क किया गया। इसकी वजह यह है कि बी के नोड पे जाने के लिए कोई कनेक्शन ही मौजूद नहीं है। आप देखें बी से दो कनेक्शन निकल रहे हैं, एक ए की तरफ जा रहा है, एक डी की तरफ जा रहा है। हमारे पास कनेक्शन मौजूद ही नहीं है कि हम जा सकते हैं उसके ऊपर। अब जब किसी एक नोड पे जाने का रास्ता ही नहीं मौजूद है तो मतलब है कि हम उसको सर्च भी नहीं कर सकते। इसलिए हम ना डी को विजिट कर पाए, और जब विजिट नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली फिर उसको जो है हम लोग मार्क भी नहीं कर पाए। एक और जो है आप स्लाइड नंबर 24 पे अगर देखें तो शॉर्टेस्ट पाथ विद डेप्थ फर्स्ट सर्च के हवाले से जो है वो बात की जा रही है। तो स्लाइड नंबर 24 पे हम लोग देख रहे थे शॉर्टेस्ट पाथ विद ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो उस पे हम कहते हैं कि हम लोगों ने जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। शॉर्टेस्ट पाथ टू डी टू ई, अब ये मेंशन किया गया। अगर आप स्लाइड नंबर 4 के देखें, आपके लेफ्ट राइट बॉटम का में जो है वो लिखा गया है शॉर्टेस्ट पाथ टू डी टू ई, यानी कि डी से स्टार्ट करना है और कहाँ पे जाना है आप लोगों ने, ई तक जाना है। तो इसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो आप लोगों ने ढूंढना है। इसी तरीके से व्हाट आर दी कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट क्या आएगी। अगर स्लाइड नंबर 24 पे देखें तो बल्कि 24 पे अगर आप देखें तो बहुत डिम वैल्यूज लिखी हुई नजर भी आपको आ रही होंगी। ए से बी के दरमियान जो नोड बनी हुई है वहां पे देखें 1 लिखा हुआ है, ए और डी के दरमियान भी 1 लिखा हुआ है। तो तमाम के दरमियान अगर आप देखें 1 1 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली कॉस्ट है। कॉस्ट क्या होती है, एक नोड से दूसरी नोड तक ट्रेवल करने के लिए हम लोग जो वैल्यू लिख दें उसे कहते हैं वो उसकी कॉस्ट है। अच्छा, ये क्यों लिखी जाती है, इसको मैं अगर फर्दर समझाऊं, मैंने भी शुरू में बात की थी कि हमारे ग्राफ जो है वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। इसी तरीके से अगर हम वेट के लिहाज से बात करें तो हमारे ग्राफ को फर्दर दो और किस्मों में भी डिवाइड किया जाता है। उन्हें हम कहते हैं वेटेड और अनवेटेड ग्राफ। अगर तो आपके कनेक्शन के ऊपर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो मतलब है वो वेटेड ग्राफ है, और अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी गई तो इसका मतलब क्या है, वो अनवेटेड ग्राफ है। आप लोगों ने पिछली दो एग्जांपल्स जो भी पढ़ी हैं ये दोनों अनवेटेड की थी, लेकिन स्लाइड नंबर 24 पे अगर आप देखते हैं तो हर एक कनेक्शन के ऊपर एक वैल्यू लिखी गई है। ये वैल्यू क्या है, ये इसका वेट है। अब वेट क्या होता है, इसकी एग्जांपल यूं समझ लें, मैं कहता हूं जी कि आप लोगों ने जो है वो ट्रैवल करना है एक शहर से दूसरे शहर। ए शहर एक है और बी दूसरा शहर है, और इन दोनों चीज़ों के दरमियान दो शहरों के दरमियान ट्रैवल करने के लिए आपको टाइम लगता है 10 मिनट। तो इसका मतलब है कि आपने वेट क्या लगाया है, आपने 10 मिनट, वो जो ऊपर आप 10 लिखोगे इन दो नोड्स के कनेक्शन के ऊपर, वो बेसिकली इसका वेट कहलाएगा, जो अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि टाइम इतना लगेगा। इसी तरीके से वेट प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए या मेंशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कहते हैं जी कि हम लोगों ने कोई एक डिश बनाई है और उस डिश में की जो कैलोरीज हैं
जब हम उसको कुकिंग करते हैं तो वो कुकिंग इतने टेम्परेचर के बाद उसकी कैलोरीज ये हो जाती हैं। तो वह आपकी ए नोड है जो विदाउट कुकड है और बी नोड है जो विद कुकड है, ठीक है। तो आप उस पर मेंशन कर लेते हैं कि जी अगर आप उस पर मेंशन कर लेते हैं कि जी हमारे पास जो कैलोरीज थी वो जब ए से बी की तरफ मूव करेंगी तो वो इतनी हो जाएंगी, माइनस में आप लिख देते हैं -5। तो इसका मतलब है कि ए की कैलोरीज जो है जो भी थी वो -5 होके जो है वो पहुंच जाएंगी बी की साइड पर। तो इस तरीके से आप कुकिंग टाइम भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप कहते हैं एक डिश है उसको कुक करना है तो कुक करके वो क्या बन जाएगी, बी डिश बन जाएगी। तो इसके लिए कितना टाइम लगता है आप उसके ऊपर वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो वेट मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर आप स्लाइड नंबर 24 पे देखें तो यहाँ पे भी अब बताया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये बेसिकली जो आपकी एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व की जा रही है वो बेसिकली की जा रही है ए से, लेकिन आपने बाद में डी और ई से जो भी इसको जो है वो देखना है। बेसिकली मैं इसको कुछ यूं भी कह सकते हैं कि आप लोगों ने ए से स्टार्ट करना है और ये देखना है कि डी तक जाने के लिए क्या कॉस्ट आती है और ई तक जाने के लिए जो है वो क्या कॉस्ट आती है। ये वाली बात भी जो है हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम कहते हैं ए, तो ए से स्टार्ट होते हैं तो ए और बी के दरमियान अगर हम बात करें तो वो पाथ मेंशन किया गया और क्या कॉस्ट है, हम कहते हैं वहाँ पे कॉस्ट जो है वो 1 आ रही है। फिर अगर हम कहते हैं कि बी पे तो जा ही नहीं सकते, कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग जो है वो बी से ए और उसके बाद सी की तरफ जाते हैं तो उसका मतलब कॉस्ट क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि हम देखें बी से ए पे जाने के लिए हमारी कॉस्ट क्या आ रही है 1 आ रही है और ए से सी की तरफ जाने की हमारी कॉस्ट क्या आ रही है 1 आ रही है। तो ऑब्वियसली बी से सी की तरफ जाने के लिए हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बी से डी की तरफ जाते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या है, वो 1 है। और अगर हम बी से डी और डी से ई की तरफ जाते हैं तो फिर उस वक्त हमारी कॉस्ट क्या बन रही है, वो 2 बन रही है, ठीक है। अब आप लोगों ने जो काम करना है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, आप लोगों को ये असाइनमेंट है कि ए से आप लोगों ने स्टार्ट करना है और मुझे ये बताना है कि डी की तरफ जाएं या ई की तरफ जाएं तो हमारे लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। तो बेसिकली जो कॉस्ट होती है वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो बता रही होती है। इसी को एक्सप्लेन फर्दर करने के लिए अगर आप 26 नंबर स्लाइड पे देखें तो यहाँ पे वेटेस चेंज कर दिए गए हैं। वेट की जो वैल्यू है वो चेंज है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 100 है, 100 है, 2 है, 6 है, 2 है, तो मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो रखी गई हैं। अब इस लिहाज से भी आप लोग जो है वो अपना वेट जो है उस शॉर्टेस्ट पाथ को जो है वो ढूंढ सकते हैं। ये असाइनमेंट है आपकी जी स्लाइड नंबर 28 पे। ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है और सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने जो है वो सबमिट करनी है। इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने ब्रेथ फर्स्ट सर्च का इस्तेमाल करना है और कैसे करना है ये अभी एग्जांपल जैसे मैंने आपको करवाई थी उसी वे से आप लोग इसको कर सकते हैं। और मुझे आप लोगों ने जो है वो बताना है कि जब ब्रेथ फर्स्ट सर्च करते हैं और तो उसके लिए आपको किस किस तरीके से आप जो है वो किस वाली नोड पे विजिट करते हैं। सेकेंडली अगर हम जो है वो फ्रैंकफर्ट से जो है वो मूव करना जाना चाह रहे हैं अपने मेंशन की तरफ, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा रास्ता जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो बनेगा, वो आप लोगों ने जो है वो मुझे असाइनमेंट में जो है वो सबमिट करना है।